बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 4 मई और पाकिस्तान में हफ्ते की सुबह आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तजिया। सबसे पहली खबर, एक मेगा स्कैंडल। जी हां, 250 अरब रुपए का मेगा स्कैंडल, 250 अरब रुपए का कौम को चूना लगाया गया और कौम में भी किसान को चूना लगाया गया है। आप समझ रहे होंगे कि ये हम गंदम की बात कर रहे हैं। नहीं, गंदम की बात तो अलग है जिसमें 300 से 500 अरब रुपया, ये बात 85 अरब से शुरू हुई थी। अब हुकूमत खुद मान रही है कि ये 300 से 400 अरब का स्कैंडल है जो गंदम इंपोर्ट करने का है, और अगर उसका पूरा इंपैक्ट देखा जाए तो ये 500 से 1000 अरब रुपए का स्कैंडल बन जाएगा। जो किसान की गंदम अब ख्वार हो रही है वो सब कुछ अगर आप साथ मिलाएंगे। लेकिन आज जिस स्कैंडल की हम बात कर रहे हैं ये गंदम का स्कैंडल नहीं है बात, लेकिन वहीं पहुंचेगी किसान तक ही। ये खाद का स्कैंडल है। खाद बनाने वाली तमाम बड़ी कंपनीज ने 250 अरब, 250 अरब रुपए किसान से अजाफी ले लिए। एक तरफ तो पाकिस्तान को चूना लगाया जाता है कि गैस सस्ती ली जाती है, इस प्रीटेक्स्ट के साथ, इस बहाने के साथ कि हमने सस्ती खाद किसान को मुहैया करनी है। सस्ते दामों गैस लेके उससे फर्टिलाइजर बनाया जाता है, लेकिन फिर किसान को वो सस्ता नहीं दिया जाता, बल्कि यहां हम आपको रिपोर्ट कर रहे हैं कि 250 अरब रुपया जो है वो किसान की जेब से मजीद निकाल लिया गया। सिर्फ इसी पे इक्तफा नहीं किया खाद बनाने वाली 5-6 जो बड़ी कंपनीज हैं, बल्कि उन्होंने 30 अरब रुपया जो है वो हुकूमत से भी सब्सिडी की मद में लिया और यूं तकरीबन 130 अरब रुपए अजाफी कमा लिए इन्होंने इस सारी गेम के अंदर, जो ये करप्शन का स्कैंडल हम आपको रिपोर्ट कर रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो 5 बड़ी खाद की कंपनीज हैं ये कौन है। अगर आप सिर्फ गूगल करें पाकिस्तान में तो आपको नजर आ जाएगा। आप एक का नाम लेकर मार्केट शेयर उनका सिर्फ फाइंड आउट कर लीजिए। फौजी फर्टिलाइजर एफएफसी, सोना यूरिया बनाते हैं वो। एफएफसी फौजी फाउंडेशन के अंडर काम करती है। दोबारा से चौधरी निजामुद्दीन का लेना देना है, जाहिर है। उनका 51% मार्केट शेयर है। जी हां, बिन कासिम का उनका प्लांट और फौजी फर्टिलाइजर एफएफसी और एफएफबीएल, दोनों कंपनीज जो सब्सिडरीज हैं इनकी एक दूसरे की, उनको अगर इकट्ठा उनका मार्केट शेयर देखें तो वो डीएपी में भी और यूरिया में भी, दोनों में 51% मुबैना तौर पर उनका मार्केट शेयर है, जो गूगल के ऊपर सामने आपके तमाम इंफॉर्मेशन आती है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर इन 5 कंपनीज ने या 6 कंपनीज ने ये सारी करप्शन की है, मुबैना करप्शन जो रिपोर्टेडली हमारे सामने रिपोर्ट हो रही है 250 अरब की, तो इसमें 125 अरब तो सीधा सीधा इस कंपनी के हिस्से में चला गया, एफएफसी और एफएफबीएल के हिस्से में, क्योंकि 50% इनका मार्केट शेयर है। और बाकी फिर जो 50% है वो मेन 125 अरब जो है वो बाकी 4-5 कंपनीज ने मिलकर खाया रिपोर्टेडली, जो हमारे सामने एक स्कैंडल आ रहा है। आप देखिए कि किसान के पीछे पड़े हुए हैं सारे। एक तरफ किसान की गंदम के वक्त उसको लूट लिया और दूसरी तरफ खाद पर उसको लूटा जा रहा है। अगर आप देखें तो इस रीजन के अंदर पाकिस्तान बिजली भी किसान को महंगी दे रहा है, पाकिस्तान खाद भी किसान को महंगी दे रहा है, स्प्रे भी 2 नंबर दे रहा है और महंगी दे रहा है, डीएपी भी जो है वो महंगी दे रहा है और गंदम सस्ती खरीद रहा है। तो फिर बताइए किसान जिंदा रह जाएगा या बेचारा अल्लाह को प्यारा हो जाएगा? क्योंकि जितना जुल्म किसान के साथ इन दिनों में सारे के सारे लोग कर रहे हैं, एक तरफ हुकूमत ने किया तो दूसरी तरफ अभी आपको मैंने बताया कि फौजी फर्टिलाइजर जैसी कंपनीज के ऊपर भी रिपोर्टेडली इस सारी बात को रिपोर्ट किया जा रहा है। अब हमें, क्योंकि हम एक्सपर्ट नहीं हैं इस शोबा के, एक एक चीज़ आपके सामने नहीं रख सकते। जो अखबारात में, टेलीविजन में, सोशल मीडिया पे रिपोर्ट हो रहा है वो हम आपके सामने रख रहे हैं। जाहिर है जो इस शोबे के, फर्टिलाइजर के शोबे के मजीद एक्सपर्ट लोग होंगे वो इस पर मजीद बात कर सकेंगे। लेकिन एक बात तय है कि अगर वाकई हमारे इदारे चाहते हैं कि पाकिस्तान ने आगे बढ़ना है तो फिर सबसे पहले किसान का सोचना पड़ेगा। अगर किसान की जेब पर 250 अरब का डाका मारा जाएगा तो फिर पाकिस्तान किधर जाएगा। अच्छा जी, अगली खबर जो मुझ समेत आपको भी बड़ी तकलीफ होगी सुन के, वो ये है कि बुशरा बीबी के ऊपर जो एक बेहुदा केस बनाया गया इद्दत में निकाह का, उस पर बुशरा बीबी की बेटियों ने गवाही देनी थी, लेकिन उनकी गवाही अदालत ने तब सुनी नहीं।
बेटियां चाहती थीं कि अदालत को बताएं कि उनके सामने उनकी वालदा ने इद्दत पूरी की थी, और बेटियों के अब जो बयानात हैं वो कुरान करीम के ऊपर वो बयानात सामने आ गए हैं। कुरान करीम बेटियों ने रखकर मुबैना तौर पर हम इसलिए कहेंगे कि हमारे सामने तो ये बयान नहीं आया, सोशल मीडिया के ऊपर है, लेकिन जो हम देख रहे हैं उसके एतबार से अब बेटियों को आकर मां की ज़मानत देनी पड़ रही है। आप सोचिए कि इमरान खान का दुश्मन किस हद तक गिर गया, और इमरान खान का दुश्मन किस हद तक चला गया कि घर की औरतों की इज्जत को भी ना छोड़ा गया। और ये पाकिस्तान में कभी ना किसी ने सोचा था, ना किसी ने गुमान किया था कि कोई इतना नीचे जा सकता है और इस लेवल तक लोग जाकर एक दूसरे से दुश्मनी निभाएंगे। बहरहाल ये हुआ, और अब बुशरा बीबी की बेटियों को आकर कुरान पर हाथ रख के कस्में देनी पड़ रही हैं कि उनकी वालदा ने इद्दत पूरी की थी। ये बहुत ही बदनसीबी की बात है पाकिस्तान की। ये एक स्याह धब्बा है पाकिस्तान के ऊपर, और जुडिशरी को, वकला को फौरी तौर पर इस धब्बे को धोना चाहिए। ना सिर्फ ये बुशरा बीबी के लिए बल्कि पाकिस्तान की औरतों के लिए, ये उनके लिए एक बहुत ही, आप ये कहें कि अजियत की बात है। इसकी बहुत रिपरकशंस है आने वाले दिनों में, इसकी बहुत रेमिफिकेशंस होने वाली हैं, और बहुत सारी औरतों को इसकी सज़ा भुगतनी पड़ेगी। और बहुत सारे मर्द अब इस केस को सामने रखते हुए बहुत कुछ एक्सप्लॉइट करेंगे। तो इस केस को फौरी तौर पर सॉल्व होना चाहिए। और मुझे अफसोस है कि बुशरा बीबी की बेटियों को इस तकलीफ़ में से गुजरना पड़ा, और जो बुशरा बीबी को और उनकी बेटियों को इस तकलीफ़ में से गुजार रहे हैं, पता नहीं उनको अपनी बेटियां नज़र नहीं आती, पता नहीं उनको ये नज़र नहीं आता कि इस हद तक नहीं चले जाना चाहिए था। इस हद तक जाने का मतलब ये है कि आपने वापसी के तमाम रास्ते जो हैं वो बंद कर दिए हैं। अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने रखेंगे कि सोलर पैनल पर टैक्स, हुकूमत की नई तजवीज़ सामने आ गई है। हुकूमत सारिफ को जो बिजली का बिल है उसमें जो यूनिट है वो तकरीबन 74 रुपीज़ का एक बेच रही है। जी हाँ, 70 से 74। ये पिछले साल गर्मियों का हम आपको बता रहे हैं कि 70 से 74 पैसे तक हुकूमत जो है वो एक यूनिट जो बिजली का है वो सारिफ को बेचती है। और जो लोगों ने अपने पैसों से सोलर लगवाया था उससे जो बिजली पैदा होती थी वो लोगों से हुकूमत जो है वो 22 रुपये फ़ी यूनिट खरीद रही थी, खुद 74 रुपीज़ दे रही थी। और जब लोग सोलर से बिजली बनाकर वापस हुकूमत को बेचते हैं तो वो सिर्फ 22 रुपये में हुकूमत ले रही थी। अब नई पॉलिसी बनाई है और उसके मुताबिक ये पॉलिसी लेकर आ रहे हैं कि वो कीमत जो है अब सिर्फ 11 रुपये दी जाएगी। जी हाँ, अपनी बिजली जो है वो 75 से बढ़ाकर 100 रुपये पे बेचनी है, और जो सारिफ की बिजली है वो 22 रुपये से कम करके 11 रुपये के ऊपर भेजनी है। पहले अगर आप सोलर लगाते थे उसके ऊपर जो यकमुश्त आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो 3 साल में पूरी हो जाती थी 22 रुपये के हिसाब से। अब अगर आप सोलर लगवाएंगे तो जो ये नया काम कर रहे हैं वो 5 से 6 साल लगेंगे लोगों की इन्वेस्टमेंट वापस आने पे, वो सोलर का जो भी इक्विपमेंट वो लगाएंगे। ये इस तरह के ड्रकोनियन जो काम है ये पूरी दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिलते, बल्कि सोलर एनर्जी को तो प्रमोट किया जाता है कि पाकिस्तान के अंदर लगे, लेकिन यहाँ पर मैं पहले पिछले व्लॉग में भी कह चुका हूँ कि क्योंकि इन्होंने माल खाया और ये सारे जाली बिजली के जो जितने भी मंसूबे थे वो लगाकर इन्होंने किकबैक्स लिए, और अब ये आवाम को मजबूर कर रहे हैं कि जिन चीज़ों पर हमने किकबैक्स लिए हुए हैं आप हमारे किकबैक्स की वजह से आप महंगी बिजली खरीदें, भले आप सोलर से सस्ती बिजली बना भी सकें फिर भी हम आपको इस्तेमाल नहीं करने देंगे, बल्कि आपको महंगी बिजली जो है वही लेनी पड़ेगी। अच्छा जी, अगली खबर जो है वो पंजाब से है, जहां पर बाजी मरियम ने यह बयान दिया है कि 7 साल के बाद पंजाब के वारिस आ गए हैं। जी हाँ, ये उन्होंने बयान तो टिकटॉक बनाने के लिए दिया होगा। आपको पता है कि उन्हें रोज़ कोई टैगलाइन चाहिए होती है टिकटॉक में, तो वो रोज़ कोई नया से नया बहाना, नया से नया बयान जो है वो छोड़ती हैं। ये बयान भी उन्होंने छोड़ा कि पंजाब के वारिस 7 साल बाद आ गए। हालांकि 5 साढ़े 5 साल पहले उनके चचा हुकूमत कर रहे थे पंजाब में। अब पता नहीं कि वो अपने चचा को गिनती हैं वारसों में कि नहीं। बहरहाल उन्होंने कहा 7 साल बाद आए हैं, और साथ ही वो एक नया काम लेकर आ गई हैं, और वो नया काम ये है कि अब लोगों को टैक्स देना पड़ेगा कूड़े पर 200 रुपये से लेके 2500 रुपये तक, और जो कारोबारी लोग हैं, दुकानों वाले, गोदामों वाले, उनको 10,000 रुपये तक जो है वो टैक्स देना पड़ेगा पंजाब हुकूमत को। कूड़ा टैक्स है। जी हाँ, ये जो कूड़े के लोग थे इन्होंने कूड़े टैक्स लगाने अब शुरू कर दिए हैं। अब कूड़े पर भी टैक्स देगा पंजाब, क्योंकि वारिस आ गए हैं पंजाब के। यहाँ इंपॉर्टेंट बात यह है कि इनके चचा ने भी पहले ऐसा ही काम किया था। जब सिर्फ लाहौर की बात आपको बताते हैं
कि लाहौर जो 100 करोड़ के अंदर, तकरीबन 100 करोड़ के अंदर लाहौर जो है वो पूरे की पूरी उसकी क्लीनिंग हो जाती थी। फिर शहबाज शरीफ साहब आए और मुबैना तौर पर उन्होंने जो 100 करोड़ के अंदर लाहौर साफ़ होता था पूरा साल, वो ठेका उन्होंने 1600 करोड़ रुपए में दिया। कितने में जी? 1600 करोड़ रुपए में। और 16% शहबाज शरीफ साहब ने कीमत बढ़ा दी लाहौर की सफाई की। जाहिर है थोड़ी बहुत सफाई भी बड़ी होगी लाहौर की, ये नहीं कि नहीं, लेकिन वो जो 16% कीमत बढ़ाई गई वो कौन देता है? गरीब आदमी देता है, आम आदमी देता है। और उसमें कितने किकबैक्स इन्होंने लिए होंगे वो आप खुद ही सोच लें कि अगर 5 साल ये हुकूमत में रहे हैं तो 1600 करोड़ अगर कर दिए, अगर 100 करोड़ से बढ़ाकर 1600 करोड़ कर दिया और उनमें आप 20-30% भी लगा लें तो आप खुद ही हिसाब लगा लें कि 5 सालों में कितने अरबों रुपए की करप्शन तो सिर्फ कूड़ा उठाने में जो शहबाज शरीफ साहब वो इकट्ठे कर गए। अच्छा जी, पाकिस्तान का सैटेलाइट मिशन, इमरान खान का किरदार तो सबको याद है कि चाइना में जब इमरान खान गए थे तो चाइना की गवर्नमेंट से ये बातचीत हुई थी, तभी इसका रास्ता खुला था कि पाकिस्तान का सैटेलाइट मिशन जाना चाहिए और चाइना को उसमें हमारी मदद करनी चाहिए। इमरान खान साहब ने खुसूसी दिलचस्पी लेकर चाइना से ये बात की थी। चलें, ये प्रोजेक्ट तो उनका हो गया, लेकिन आज कल जब इसका तजर्बा किया गया तो हाल में जो स्टूडेंट्स मौजूद थे उन्होंने इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगाना शुरू कर दिए। जो हाजरीन थे उन्होंने उन्हें चुप कराने की, रोकने की कोशिश की। डर होगा उन्हें कि चौधरी निज़ामुद्दीन कहीं ऊपर जाता हुआ रॉकेट जो है उसको भी मारना गया है, मतलब कि इमरान खान के नारे को लग गए रॉकेट से भी जो मिशन जाना है सैटेलाइट मिशन उसको भी कहीं तबाह ना कर दें इसी गुस्से में। बहरहाल वहाँ पर आज तलबा ने दबाकर इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगाए। तमाम रुकावटों के बावजूद वो खामोश नहीं हुए और नारेबाजी करते रहे। अच्छा जी, अली अमीन गंडापुर साहब ने एक नया तत्ता बयान दिया है, तगड़ा बयान दिया है। वो ये है कि आपको पता है कि केपीके के अंदर सर्टन चीज़ें हैं जिनके वो पैसे हर साल मांगते हैं, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट उनको नहीं दे रही पिछले 1-2 साल से। अब अली अमीन गंडापुर ने ये कहा है कि अगर आप मेरे लोगों का हक जो है केपीके के लोगों का वो आप मुझे नहीं देंगे तो फिर मुझे दूसरा तरीका एहतजाज का और हर तरीका अपनाना पड़ेगा, लेकिन मैं अपना एक एक पैसा रिसीव करूंगा, मैं एक एक पैसा आपके पास नहीं छोड़ूंगा क्योंकि वो मेरे लोगों की अमानत है। वो आपसे लेके वफाकी गवर्नमेंट से मैं अपने लोगों के ऊपर खर्च करूंगा। ये बहुत ही अफसोसनाक बात है कि छोटे सूबों को हक देने की बजाय उनका हक मारा जाता है और वहाँ के चीफ मिनिस्टर्स को इस हद तक आना पड़ता है कि उनको खुलकर ये कहना पड़ता है कि हम अपना हक हर सूरत रिसीव करेंगे। शाहजेब खानज़ादा साहब जो बिल्कुल अपने कपड़े फाड़ देते थे जब इमरान खान साहब के ज़माने के अंदर कुछ छोटी मोटे अदादो शुमार की कमी हो जाती थी। प्रोग्राम इन्होंने किया एक ठंडा ठार, एक तो आपको याद होगा कि LNG के जो वेसल्स ख़रीदने होते थे उस पर शाहजेब खानज़ादा बिल्कुल किसी किस्म का जवाब नहीं देते थे। अब हमारे ज़माने में तो बहुत कुछ कहते थे, अब बिल्कुल खामोश रहे हैं, बिल्कुल बर्फ़ में लगे रहे हैं। लेकिन अब बहरहाल उन्होंने एक प्रोग्राम किया है कि 10 माह में टैक्स वसूली जो है वो 10 के 10 माह में रिकॉर्ड से नीचे रही है, लेकिन वो भी बड़ा ठंडा ठार किस्म का प्रोग्राम था। मतलब जो उनके अंदर आतिश जवां थी ना जब इमरान खान की हुकूमत थी वो नहीं है। इससे आपको पता चलता है कि एजेंडे की सहाफ़त क्या होती है और किस तरीके से जब सहाफ़त जो है वो बेज़मीरी के साथ करनी हो तो फिर कौन से मामलात जो हैं वो चलाए जाते हैं और कौन सी चीज़ों के ऊपर गला फाड़ के बात की जाती है और कौन सी चीज़ों के ऊपर बस रस्मी तौर पर बात कर ली जाती है। अच्छा जी, शहबाज शरीफ साहब गए हैं आपको पता है कि वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के ऊपर, और वहाँ पर वो मांग रहे हैं इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में। लेकिन सुनिए कि वो वहाँ पर क्या क्या रहे हैं, ये ज़रा आप खुद सुन लीजिए। We have taken over the reign of the country again after 8th of February this year, and I am now determined, in terms of the example I've just given you, to put things in order. Easier said than done. For example, our power sector is in shambles. I'm being very honest with you. Power theft in a massive fashion, and elitist culture, doles out and hands out being given to those who don't deserve it. Our revenue sector in tatters. Of what we receive annually, we lose at least 4 times that amount through leakages. And unless we plug these loopholes, we'll never be able to recover from these devastating impacts out of actions of our own, nobody else's. Let me be very clear.
And then there is also a problem of inflation and debt trap. I call it death trap. Now, all this put together is a big challenge. आपने सुन लिया कि वो एक तरफ पाकिस्तान के लिए इन्वेस्टमेंट मांग रहे हैं, लेकिन उससे पहले बता रहे हैं कि पाकिस्तान में कोई हाल नहीं, ना लॉ एंड ऑर्डर का, पाकिस्तान में करप्शन है, पाकिस्तान के इदारे तबाह हो चुके हैं, पाकिस्तान में ये हो चुका है, ये हो चुका है, और किया सब कुछ इन्होंने खुद है। और वहाँ बेशर्मी से कह रहे हैं कि ये हो चुका है पाकिस्तान में, और पावर टैरिफ्स के ऊपर बात कर रहे हैं कि हमारा जो बिजली का निज़ाम है वो धर्म परब, और करने वाले ये खुद हैं। किकबैक्स मुबैना तौर पर इन्होंने खुद लिए हुई हैं, रिपोर्टेडली इन्होंने किकबैक्स जो हैं वो खुद ली हुई हैं, और इनके बच्चों ने बैठकर ये सारे रिपोर्टेडली बात की थी, और सारी डील्स के अंदर वो चाइना जाया करते थे। और ये आज लोगों को बता रहे हैं कि पाकिस्तान तबाह हाल है। ये नहीं बता रहे कि तबाह हाल करने में है कौन, लेकिन ये बताने के बाद इन्वेस्टर को कह रहे हैं कि हमारे पास इन्वेस्टमेंट करें। वाह वाह वाह, माशाल्लाह। आप बताइए कि जिस मुल्क का वज़ीर आज़म अपने ही मुल्क की इतनी बुराइयां कर रहा होगा, उसके बाद वहां पर कौन इन्वेस्टमेंट करेगा। इन्वेस्टर्स को सामने बिठाकर वो इस तरह की बातें करने के बाद कह रहे हैं कि यहां पर अब आप इन्वेस्टमेंट भी करें। अच्छा जी, सुप्रीम कोर्ट को 6 जजेस ने ख़त लिखा था। उन 6 जजेस के ख़त के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने एक बेंच बनाया था, उस बेंच ने समाअत की थी। 1 महीना हो गया, ईद से पहले उस चीज़ की समाअत हुई थी, याद कीजिए, और फिर लंबी तारीख दी थी काजी फायज़ साहब ने ईद के बाद की। 1 महीने के बाद आज कल उसका तहरीरी फ़ैसला जो है वो सामने आया। काजी साहब की ईमानदारी, काजी साहब का जो आप ये कह लें कि रिजॉल्व है इंसाफ के साथ, काजी साहब ने जो 6 जजेस के ख़त को अहमियत दी है, उसकी अहमियत आप इसी बात से समझ लें और सोच लें कि उन्होंने ये फ़ैसला जो है वो तकरीबन 1 महीने के बाद जारी किया है। मतलब वो इसको दबा कर बैठे रहे, जिस फैसले को अगले दिन जारी होना चाहिए था उसे 1 महीने के बाद जारी किया। इससे आप खुद सोच लें कि 6 जजेस के मामले पर वो करना क्या चाहते हैं और आगे क्या करेंगे। अच्छा जी, मरियम नवाज साहबा ने एक डीपीओ तब्दील करने की कोशिश की। वो डीपीओ जब उन्होंने तब्दील करने की कोशिश की तो उसके ऊपर उनका फड्डा दूसरी जो एक पार्टी, इत्तेहादी पार्टी इनके साथ हुकूमत में, उनके साथ पड़ गया, और उन्होंने कहा कि ये डीपीओ नहीं बदल सकता। अब उनके कहने पर डीपीओ साहब जो हैं वो चार्ज ही नहीं छोड़ रहे ज़िले का। तो आप सोच लें कि मरियम सफदर साहबा जो अपने आप को बहुत ज़्यादा तगड़ा दिखाती हैं, उनके पल्ले है क्या सवाए आटे के थैले पर अब्बा जी की तस्वीर लगाने के, और वो कुछ नहीं कर सकती। इवन एक ज़िले का डीपीओ वो तब्दील नहीं कर सकती अपनी मर्ज़ी के साथ, और आजकल रौला पड़ा हुआ है। इससे पहले याद कीजिए कि चौधरी निज़ामुद्दीन के कार ख़ास मोहसिन नकवी साहब ने इस्लामाबाद के आईजी तब्दील किए थे अपनी मर्ज़ी से। शहबाज शरीफ उनको आईजी नहीं लेना चाहते थे, और जिनको लगा रहे थे मरियम उनको पंजाब से भेजना नहीं चाहती थी। दोनों की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ उन्होंने इस्लामाबाद के अंदर अपना पुलिस आईजी लगवाया मोहसिन नकवी साहब ने। तो आप इससे इनके हालात देख लें कि इनके हालात हैं क्या। अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने रखेंगे कि नजम सेठी साहब ने कहा है कि इस्टेब्लिशमेंट ने असल में मोहसिन नकवी साहब को जब वज़ीर दाखिला बनाया तो असल पैगाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पहुंचाया है कि आपको हम कुचल देंगे। जिस तरीके से पंजाब में मोहसिन नकवी साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपने टेन्योर में कुचला या कुचलने की कोशिश की, वही मैसेज जो है वो चौधरी निज़ामुद्दीन ने भेजा है, इस्टेब्लिशमेंट ने भेजा है इमरान खान को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि आपके साथ मज़ीद सख्ती करेंगे, इसलिए हमने मोहसिन नकवी साहब को लगाया। देखिए सेठी साहब, कुल्लू नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, सब ने अल्लाह के पास जाना है। मेरा ख्याल इन्होंने जो करना था कर चुके। जितने जो ये आग निकाल सकते थे और सांप निकाल सकते थे वो सब कुछ कर लिया। अब मेरा ख्याल बारी रिवर्स होने वाली है, बारी इनके आने वाली है। अब ये जिसको मर्ज़ी लगा लें, आवाम को समझ आ चुकी है कि असल मुद्दा है क्या। अच्छा जी, इमरान खान साहब का आर्टिकल छपा, आपको पता है कि टेलीग्राफ में आर्टिकल छपा, इससे पहले इकोनॉमिस्ट में छपा था और उसमें भी बड़ी धूम थी, अभी भी बड़ी धूम है। लेकिन उस ज़माने में इन बेवकूफ़ों ने ये कहा था कि इमरान खान ने $5 लाख देकर यह आर्टिकल छपवाया। ये चौधरी निज़ामुद्दीन साहब ने भी ये कहा था, और इन बेवकूफ़ों ने, ये जो नून लीग वाले बैठे, इन्होंने भी यही कहा था। तो अब क्योंकि टेलीग्राफ में छपा है तो अभी तक इन्होंने रेट नहीं निकाला टेलीग्राफ का कि टेलीग्राफ में कितने पैसों में। हमें तो पता है कि पैसे लेकर वहाँ आर्टिकल नहीं छपते, लेकिन क्योंकि एक तो ये पढ़े लिखे नहीं और दूसरी कोशिश नहीं करते, अभी तक इन्होंने रेट नहीं निकाला कि इमरान खान ने कितने पैसे देकर जेल में से टेलीग्राफ में अपना आर्टिकल जो है वो छपवाया।
अच्छा जी, मरियम नवाज साहबा एक अस्पताल में लड़के की तीमारदारी करने गईं और उसके साथ इंतहाई बेहूदगी से बात करती रहीं, बड़ी ऐसी इस तरीके से बात कर रही थी कि जैसे मीन मैं ये क्या कह सकता हूँ, बादशाह और रियाया वाला सलूक था। और तुम करके हर एक से बात करती हैं। पता नहीं बाजी मेरी को क्यों तमीज़ नहीं है कि वो अब चीफ मिनिस्टर हैं, उन्हें आप कह के बात करनी चाहिए सबके साथ। सेक्रेटरी की बात करें तो किधर हो तुम अली जान, किधर हो तुम अली जान। अली जान उनका नाम है जो सेक्रेटरी साहब हैं। तो 21 ग्रेड के वो सेक्रेटरी हैं, कम अज़ कम आप उनका एहतराम से नाम लें। मैं ग्रेड की वजह से नहीं कह रहा, बहरहाल वो एक सीनियर ऑफिसर हैं तो उनका आप एहतराम से नाम लें। लेकिन बहरहाल वो अपने आप को शहज़ादी दिखाती हैं। और अब ये जिस बच्चे का पता ले रही थी, लड़के का, उसको भी जैसे हमारे माशरे में ख़ातून को एक मर्द जो है वो हाथ लगाने से पहले उसकी इजाज़त दरकार होती है, मीन डॉक्टर है या कोई भी है जिसने भी उन्हें चेकअप करना है या किसी कोई दिलासा भी देना है तो बड़ा एहतराम किया जाता है। ऐसे ही हमारी जो ख़वातीन हैं वो भी दूसरे मर्दों को जब टच करती हैं तो बड़ा एहतराम का रिश्ता होता है, उसकी प्राइवेसी होती है। उस मर्द की प्राइवेसी को जैसे औरत की प्राइवेसी है, मर्द की भी है। तो बाजी जिधर जाती हैं बस सबको अपनी मर्ज़ी के साथ, किसी को इधर से पकड़ के उधर करके टिकटॉक बनवाती हैं, किसी को इधर से। किसी की प्राइवेसी का, किसी की सेल्फ इस्टीम का, इंटेग्रिटी का कोई बाजी को लिहाज नहीं। और दबा के बाजी ने रखा हुआ है सारा काम। जिधर को बाजी जाती हैं उधर को ये काम वो करती जाती हैं। अच्छा जी, खबरें कुछ और भी थी जो आपसे शेयर करते, लेकिन फ़िलहाल इतना ही। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।